जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 5 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। जब आप इस शब्द को सुनते हैं दक्षिण एशिया, तो आपके मन में कौन सा क्षेत्र आता है? ये आप अपने मन में इमेजिन कीजिए। आपने लास्ट क्लास में जो चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने आसियान पढ़ा था और वो कौन सा था? दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में। दक्षिण पूर्व एशिया आपने देख लिया। अब आप चल रहे हैं जानने दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में कौन है? दक्षिण एशिया में भारत है। भारत है जिसे हम इंडिया कहते हैं, ठीक है। फिर कौन है? PAK पाक, फिर BAN जी, फिर NEP, फिर BH भूटान, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 है ना। फिर आता है आपका श्री। फिर कौन आता है? श्री मतलब श्रीलंका। हाँ। फिर आता है M मालदीव, ठीक है। और फिर उसके बाद कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब एक रिसेंट टाइम में अफगानिस्तान को भी इसमें AG अफगानिस्तान को भी ऐड कर लिया गया है। अब इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 सदस्य। पहले अफगानिस्तान ऐड नहीं था, सिर्फ 7 थे, ठीक है। तो ये वो 7 देश हैं जो दक्षिण एशिया में आते हैं। जो किसमें आते हैं? दक्षिण एशिया में, ठीक है। वैसे तो मालदीव्स भी आता है, म्यांमार, लेकिन म्यांमार किसका हिस्सा है? आसियान का हिस्सा। उसने हमारे साथ ज्वाइन करने का नहीं सोचा। तो ये आप जान लीजिए, ये है वो दक्षिण एशिया। आप चल रहे हैं इसी के बारे में जानने और समझने। मुख्य तौर पर इनके बारे में, इनके रिश्तों के बारे में, इनके आपसी सहयोग के बारे में आप चल रहे हैं जानने और समझने कि कितना इनके बीच में आपसी सहयोग है और कितना इनके बीच में किन विषयों को लेकर टकराव है। आपसी टकराव किन बातों को लेकर है, वो कौन से विषय हैं जिनके कारण इनके बीच में आपसी टकराव है। इन बातों को चल रहे हैं आप बहुत गहराई से समझने और जानने। अगर आप इन बातों को बहुत अच्छे से जान लेंगे, समझ लेंगे, तो मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि आप भारत की राजनीति को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और आज जो बांग्लादेश में स्थिति है इस चीज को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन अगर आज की आपने इस चीज को आपने नहीं समझा तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। क्यों? आज भी बांग्लादेश में संकट है। बांग्लादेश में फिर तानाशाही क्यों आ रही है, फिर सेना ने टेक ओवर क्यों कर लिया है, इन सब बातों को आप तभी समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि भारत इसमें डोमिनेटिंग है। भारत इसमें डोमिनेटिंग है, वर्चस्वशाली है दक्षिण एशिया में। और यही वर्चस्व इसको पसंद नहीं आता, इसको पसंद नहीं आता। किसी को भी भारत का वर्चस्व पसंद नहीं आता, किसी को भी भारत का वर्चस्व पसंद नहीं आता। अब भारत इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। आप उसका भूगोल देखें, आप उसका क्षेत्रफल देखें, तो आपको अपने आप ये दिख जाएगा कि दक्षिण एशिया का डोमिनेटिंग देश कौन है। दक्षिण एशिया का डोमिनेटिंग देश भारत है, लेकिन उसके सहयोगियों के साथ उसकी वो डोमिनेशन जब दिखती है तो उसके रिश्तों में खटास आती है, रिश्तों में खटास आती है। और इनके ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के साथ ही इनके कॉन्फ्लिक्ट है, इनके आपसी कॉन्फ्लिक्ट भी है, इनके आपसी कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो इन सब चीजों को हम चल रहे हैं समझने और जानने कि हम आसियान क्यों नहीं बन पा रहे हैं, हम यूरोपीय संघ क्यों नहीं बन पा रहे हैं, हम क्यों एक बेहतरीन क्षेत्रीय संगठन नहीं बन पा रहे हैं।
इसके पीछे क्या कारण है, वो कौन सी समस्याएं हैं जो हमारे क्षेत्रीय संगठन को आसियान जैसी सफलता प्रदान करने नहीं दे रहा है, वो कौन सी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इन समस्याओं को नहीं समझेंगे तो हम इस देश को नहीं समझ पाएंगे, इस संसार को नहीं समझ पाएंगे, इस विश्व को नहीं समझ पाएंगे और राजनीति को तो खासकर नहीं समझ पाएंगे। राजनीति को समझने के लिए हमें भूगोल को समझना बहुत जरूरी है, संसाधनों को समझना बहुत जरूरी है, आपसी हितों को समझना बहुत जरूरी है। आपसी हितों के बिना कोई रिश्ता कायम नहीं होता। ये बात आप जान लो कि सबका एक दूसरे से हित जुड़ा होता है, बिना हित के कोई किसी से दोस्ती नहीं करता। ये बात बहुत बड़ी बात है। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में प्रमुख तौर पर हम किन बिंदुओं को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आइए अब हम शीत युद्ध के दौर में विश्व के एक बड़े फलक पर हुए बदलाव से नजर हटाकर अपना ध्यान अपने क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया की ओर मोड़े। 20वीं सदी के आखिरी सालों में जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बैठा लिया तो यह क्षेत्र अचानक पूरे विश्व की नजर में महत्वपूर्ण हो उठा। क्यों? क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हम बन गए और हम दोनों का परमाणु शक्ति संपन्न बनना विश्व बिरादरी के लिए खतरा जैसा पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि हम तो बम नहीं चलाएंगे कभी, लेकिन ये एक मूर्खों वाला देश है, यहां सनकी रहते हैं, ये सनकियों का देश है, यहां जनता के हिसाब से कुछ नहीं होता, यहां होता है किसके हिसाब से? सेना के हिसाब से। ये देश सेना के हिसाब से चलता है, जनता के मत के हिसाब से तो कभी नहीं चलता। ये दुनिया का एक सबसे बड़ा कठपुतली देश है, सबसे बड़ा कठपुतली देश है। तो जब इसने परमाणु शक्ति प्राप्त करी तो पूरी दुनिया का इस क्षेत्र पर, दक्षिण एशिया पर उनकी नजरों का केंद्रित हो जाना स्वाभाविक था, क्योंकि परमाणु शक्ति कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। परमाणु शक्ति वो शक्ति है जो समाज को, संसार को समाप्त करने की ताकत रखती है। और इस बात को हम सब समझ चुके हैं कि आज की विश्व बिरादरी में अगर किसी को भी कुछ भी नुकसान होता है और युद्ध होता है तो विश्व के हर देश की अर्थव्यवस्था तबाह होगी। तो इसीलिए जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका इस क्षेत्र पर ज्यादा ही ध्यान केंद्रित हो गया, अर्थात उसके साथ विश्व राजनीति का भी ध्यान इधर केंद्रित हो गया। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन उस प्रकार से नहीं था, लेकिन अब पूरी तरीके से केंद्रित हो गया। क्योंकि पहले भी अमेरिका का ये अच्छा दोस्त था। कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान के मदद से ही उसने सोवियत संघ के विखंडन को अंजाम दिया है। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। और अमेरिका भी जानता है कि इस देश में आतंकवाद है और अगर इन आतंकवादियों के हाथ गलती से भी परमाणु शक्ति लग जाएगी तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका का उस पर ज्यादा फोकस हो गया। समझ में आई बात? हमारे पर तो हो गया, हमारी तो पहले से उसके साथ नहीं बनती, हमारी तो उसके साथ शुरू से ही नहीं बनती। समझ में आई बात? तो हम पर होना तो स्वाभाविक था, लेकिन पाकिस्तान पर ज्यादा बारीकी से हो जाना ये एक थोड़ा अनापेक्षित था, क्योंकि वो तो उसके ही खेमे का देश था। इसके ऊपर और निगरानी बढ़ जाने का सबसे बड़ा कारण है चीन का इसके साथ रिश्ते ज्यादा मजबूत हो जाना, और चीन ने ही इसे परमाणु शक्ति संपन्न बनने में मदद करी है। समझ में आई बात? तो और एक चीज, ये किसी और को फॉर्मूला ना बेच दे। किस चीज का? परमाणु बम बनाने का। इस चीज की भी एश्योरिटी रखना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सबके पास परमाणु बम आ गया तो फिर अमेरिका का ये जो चौधरी बनने का, सरपंच बनने का जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड में अपने आप कमी आ जाएगी। समझ में आई बात? क्योंकि वो एक अलग ताकत रखता है, इसीलिए वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है।
ये परमाणु शक्ति की जो क्षमता है उसको उसने सीमित करवा के रखा है, जिससे कि उसकी शक्ति बनी रहे। अगर ये शक्ति असीमित हो जाएगी, सबके पास पहुंच जाएगी, तो कौन आपसे डरेगा? आप उसको आंख दिखाओगे तो वो भी आपको आंख दिखा देगा। वो साफ साफ कहेगा, बेटा तू मुझे मारेगा, मेरा तो कम नुकसान होगा, अगर मैं मारूंगा तो तेरा ज्यादा नुकसान होगा। ये बात जान ले तू। तो आप खुद ब खुद डरोगे कि कहीं ये मुझ पर बम न छोड़ दे। समझ रही बात? आज अगर हम पाकिस्तान से लड़ते हैं तो पाकिस्तान का कम नुकसान होगा, हमारा ज्यादा होगा, क्योंकि हम संपन्न हो चुके हैं, हम उस गरीबी की गर्द से बाहर निकल आए हैं और पाकिस्तान उसी गरीबी की गर्द में है। आज उसका नुकसान ज्यादा नहीं होने वाला, हमारा ज्यादा होने वाला। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा युद्ध को अवॉइड करते हैं, युद्ध को अवॉइड करते हैं। समझ नहीं बात? दक्षिण एशिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम इस चैप्टर में बहुत बखूबी समझेंगे। तो परमाणु शक्ति संपन्न होने के बाद इन देशों पर पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित हो गया। स्पष्ट ही विश्व का ध्यान इस इलाके में चल रहे कई तरह के संघर्षों पर गया। इस क्षेत्र के देशों के बीच सीमा और नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद कायम है। इसके अतिरिक्त विद्रोह, जातीय संघर्ष और संसाधनों के बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े भी हैं। इन वजहों से दक्षिण एशिया का इलाका बड़ा संवेदनशील है और अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि आज विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है। साथ ही एक बात और है, इस इलाके के बहुत से लोग इस तथ्य की निशानदेही करते हैं कि दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र विकास करके समृद्ध बन सकता है। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूद संघर्षों की प्रकृति और इन देशों के आपसी सहयोग को समझने की कोशिश करेंगे। दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू राजनीति से इन झगड़ों या सहयोगों का मिजाज तय होता है अथवा वह इनके मूल में है। इस वजह से अध्याय में पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया जाएगा और कुछ देशों के घरेलू राजनीति की चर्चा की जाएगी। तो आप चल रहे हैं इस अध्याय में इस क्षेत्र की विशेषताओं को जानने और समझने, इस क्षेत्र को बहुत बखूबी समझने कि इस क्षेत्र के देशों में किस प्रकार की समस्याएं, इनके आपसी झगड़े किन किन विषयों पर हैं और इनके बीच में आपसी सहयोग क्यों कायम नहीं हो पा रहा है। वो कौन सी समस्याएं हैं जो इन्हें आपस में एकजुट नहीं होने देती, वो कौन सी चीजें हैं जो इनको एक दूसरे से दूर रखती हैं। ये चीजें आप चल रहे हैं इस चैप्टर में बखूबी बहुत विस्तार से समझ लेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि दक्षिण एशिया क्या है, कौन से क्षेत्र को दक्षिण एशिया कहा जाता है, वो कौन सा क्षेत्र है जो दक्षिण एशिया कहलाता है। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि इन देशों को मिलाकर बना है आपका दक्षिण एशिया। इन क्षेत्रों को कहा जाता है दक्षिण एशिया के क्षेत्र। फिर भी हम एक बार किताब से समझ लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कितना महत्वपूर्ण होता है यह हम बखूबी जानते हैं। हमने यह भी देखा है कि क्रिकेट मैच देखने के लिए पाकिस्तान अथवा भारतीय फैंस जब एक दूसरे के देशों में पहुंचते हैं तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता है, गर्मजोशी से मेजबानी की जाती है। यही हाल दक्षिण एशियाई मामलों का भी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा तथा पारंपरिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते हैं। यहाँ दोस्ती भी है, दुश्मनी भी है, यहाँ मित्रता भी है और यहाँ शत्रुता भी है, यहाँ आशा भी है, यहाँ निराशा भी है, सब है। यहाँ इस क्षेत्र के देशों में सब कुछ मौजूद है। आप ये जान लीजिए, हम पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, हम चाहे माने या ना माने, पर वो हमें बहुत बड़ा मानते हैं, वो हमें अपना सबसे जिगरी दुश्मन मानते हैं, लेकिन हमसे ही सबसे ज्यादा उन्हें सबसे ज्यादा फायदा भी हम ही से है। समझ में बात? तो ये बातें हमें समझनी पड़ेगी। अगर हम दोनों ये दोनों देश एकजुट हो जाएं तो दुनिया की ताकत बन सकते हैं, लेकिन ये संभव ही नहीं है कि हम दोनों कभी एकजुट हो सकें। हम दोनों एकजुट हो सकें ये संभव ही नहीं है, और ये संभव ना होने के कारण ही हमारे बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो जैसे आप मान लो जैसे कि
सांप और नेवला होता है ना, वैसी है कुछ हमारे रिश्ते कुछ वैसे ही हैं, सांप नेवले वाला, समझ में बात, या बिल्ली और चूहे वाला, बिल्ली और चूहे वाला। बॉर्डर पे तो ऐसा है, लेकिन लोगों के बीच में इतना द्वेष नहीं है। देखो, हर देश में कट्टर लोग होते हैं, हर देश में समझदार लोग होते हैं। हमारे देश में भी कट्टर लोग हैं, उनके देश में भी कट्टर लोग हैं, जो धर्म के नाम पर एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार है। अभी बांग्लादेश में भी आपको ये देखने को मिल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वहां अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं, लेकिन बुरे भी हैं, जो अपने ही समाज की बेइज्जती कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। समझ में आई बात? आप ईश्वर का नाम लेकर लोगों की हत्या कर रहे हैं, आप लोगों का घर जला रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समझ में आई बात? शुरुआत हम एक बुनियादी सवाल से करें कि दक्षिण एशिया है क्या। ये सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि दक्षिण एशिया है क्या, कौन से क्षेत्र को दक्षिण एशिया कहा जाता है। जब तक हमें इस चीज के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम और विषयों को तो बहुत अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे। अगर हमें बहुत अच्छे से चीजों को समझना है, तो हमें सबसे पहले उस क्षेत्र को समझना पड़ेगा जिस क्षेत्र को दक्षिण एशिया कहा जाता है। सुनना ध्यान से, कौन कौन से देश हैं। अमूमन बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वतीय श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। यह भौगोलिक विशिष्टता की इस उप महाद्वीपीय क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र की चर्चा में जब तब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल उपयुक्त 7 देशों के लिए करेंगे। इस तरह परिभाषित दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधताओं से भरा पूरा इलाका है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पे यह एक क्षेत्र है। सच में ये एक ही क्षेत्र है, और एक समय था भी ये एक ही क्षेत्र। मैंने आपको बता ही रखा कि अखंड भारत कितना बड़ा था। तो जो अखंड भारत के हिस्से थे वही दक्षिण एशिया, और चीन भी होते हुए भी दक्षिण एशिया का पार्ट नहीं, क्योंकि उसके और इस क्षेत्र के बीच में एक बहुत बड़ी पर्वतीय श्रृंखला है जो उनको आपस में विभाजित कर देती है। इसीलिए उसका हमारे साथ कोई संपर्क नहीं है, डायरेक्ट संपर्क तो नहीं है। ये बात आप जान लीजिए, उसका हमसे कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है। ना उसकी संस्कृति हमसे मैच खाती है, ना भाषा हमसे मैच खाती है, ना भोजन हमसे मैच खाता, कुछ भी नहीं खाता मैच। लेकिन इस क्षेत्र में आप जाएंगे तो इस क्षेत्र के देशों में आपको कुछ ना कुछ समानता जरूर मिलेगी, कुछ ना कुछ समानता जरूर मिलेगी। ये बात आप नोट कर लीजिए, चाहे वो भाषीय समानता हो, चाहे वो भोजन की समानता हो, कुछ ना कुछ तो समानता है। ऐतिहासिक समानता तो है ही है। ऐतिहासिक समानता को तो हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र एक समय पर एक ही देश का पार्ट था, एक ही क्षेत्र देश का। आप जब अशोक पढ़ रहे तो आपको मैंने बता ही दिया कि अखंड भारत में हम तक्षशिला, आज के अफगानिस्तान तक हमारा क्षेत्र था। तक्षशिला हमारा क्षेत्र था। हिंदुकुश पर्वत हमारे अंदर आता था। हिंदुकुश पर्वत को बिना पार किए भारत में प्रवेश करना संभव नहीं था। समझ में आएगा? तो इतना बड़ा क्षेत्र एक समय दक्षिण एशिया का पार्ट था। आज भी यही क्षेत्र दक्षिण एशिया कहलाता है। कभी कभी इसमें अफगानिस्तान को भी जोड़ लिया जाता है और म्यांमार को भी जोड़ लिया जाता है। तो प्रमुख तौर पर 7 देशों को दक्षिण एशिया का देश कहा जाता है। इसमें यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मुख्य रूप से ये। और कभी कभी इसको भी ऐड कर दिया जाता है। ये मैंने बताया था पहले भी, ठीक है। तो इनके बीच में बहुत सारी समानताएं भी हैं, बहुत सारी भिन्नताएं भी। भाई, दुनिया के सबसे विविधतापूर्ण देशों में से कोई है तो वो कौन सा देश है? भारत है।
भारत से ज्यादा विविधता इस देश दुनिया में कहीं नहीं है। किसी एक देश के अंदर, किसी भी एक देश के अंदर भारत जितनी विविधता किसी भी देश में नहीं। चाहे वो भौगोलिक विविधता ले लीजिए, चाहे वो भाषीय विविधता ले लीजिए, चाहे वो धार्मिक विविधता ले लीजिए, चाहे वो और खान पान की विविधता, हर प्रकार की विविधता भारत में मौजूद है। चाहे आप ऋतुओं की विविधता देख सकते हैं, हर चीज की विविधता भारत में आपको देखने को मिल जाती है और इन क्षेत्रों में भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये एक समय भारत का ही अंग थे। ठीक है। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है, एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं। जहां भारत लोकतंत्र का अनुसरण करता है और जहां श्रीलंका भी लोकतंत्र का अनुसरण करता है, नेपाल भी अब लोकतंत्र का अनुसरण करने लगा, पहले वहां राजशाही थी, भूटान में भी पहले राजशाही थी, और पाकिस्तान की स्थिति पता ही है, नामात्र का लोकतंत्र है, और बांग्लादेश की भी स्थिति आप देख ही रही हैं, और मालदीव में भी लोकतंत्र है अभी तो एट ए टाइम। लेकिन इनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती। एक भारत में रहती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और श्रीलंका में भी रहती है, लेकिन अभी कुछ समय पहले तक वहां भी नहीं थी। ठीक है। अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। भारत में लोकतंत्र के विकास के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। आपकी जो आगामी किताब है वो आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाएगी कि भारत में लोकतंत्र कैसे है, कैसे विकसित हुआ, ये लोकतांत्रिक पद्धति हमारे देश में कैसे उभरी। इस चीज को हम बहुत विस्तार से समझेंगे। आगे सुनिए। भारत में लोकतंत्र के विकास के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। इस किताब में आजादी के बाद के दिनों की भारतीय राजनीति की चर्चा की गई है। भारत के लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाओं की तरफ इंगित किया जा सकता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है। यही बात श्रीलंका पर भी लागू होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार दो लोकतांत्रिक सरकारें बनी। पहली सरकार बेनजीर भुट्टो और दूसरी नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई, लेकिन इसके बाद 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ। 2008 से फिर से यहाँ लोकतांत्रिक शासन है। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था और इस बात का खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियां लेगा। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चला है। मतलब इस देश की जनता की इच्छा तो लोकतांत्रिक शासन के अनुसार ही चलने की है, लेकिन जो लोग सत्ता में होते हैं वो लोग अपनी ताकत को आबाद बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली को हमेशा खंडित करने का काम करते हैं। ये हमेशा से रहा है। जो अपनी ताकत को वो असीमित ताकत बनाना चाहते हैं और वो असीमित ताकत बनाने के चक्कर में इस देश के इन क्षेत्रों के लोकतंत्रों के साथ खेल जाते हैं। बहुत बार पाकिस्तान में इस चीज का उदाहरण और बांग्लादेश में भी इसका उदाहरण हमें देखने को मिला है। नेपाल में भी इसका उदाहरण हमें देखने को मिला है। तो ये आप जान लीजिए कि यहाँ की जनता में तो लोकतंत्र के प्रति प्रेम है, परंतु जो लोग शासन में आते हैं उनके अंदर तानाशाही की प्रवृत्तियां पैदा हो जाती हैं, जिस कारण से वो यहाँ के लोकतंत्र को तबाह कर देते हैं। यहाँ के लोकतंत्र को वो तबाह कर देते हैं और समाज को खंडित कर देते हैं। दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों में भी ऐसे ही बदलाव की बयार बह रही है। भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। दूसरा द्वीपीय देश मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में यह एक गणतंत्र बना और यहाँ शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है।
MDP ने 2018 में हुए चुनाव में जीत हासिल की। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। इसके बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण से यह बात जाहिर हुई कि इन 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। इन देशों के लोग शासन की किसी और प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को वरीयता देते हैं और मानते हैं कि उनके देश के लिए लोकतंत्र ही ठीक है। ये निष्कर्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पहले से माना जाता रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है। इस लिहाज से देखें तो दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभव से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है। तो आप ये जान लीजिए कि जो इस क्षेत्र के जो सबसे बड़े देश हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, इन देशों की जनता की फर्स्ट प्रेफरेंस अगर पॉलिटिकल रूलिंग की है तो वो क्या है? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र। यहाँ की जनता पहली पसंद के तौर पर राजनीतिक कार्य प्रणाली को या राजनीतिक प्रणाली को स्वीकारती है। तो कौन सी? लोकतंत्रात्मक राजनीतिक प्रणाली को, लोकतंत्रात्मक प्रतिनिधित्व मूलक प्रणाली को ही स्वीकारती है। और यहाँ की जनता इस बात को मानती है कि शासन लोकतंत्र के अनुसार ही चलना चाहिए। और इस चीज को कायम रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है भारत ने, क्योंकि भारत ने कभी भी अपने लोकतंत्र को बर्बाद होने नहीं दिया। एक्सेप्ट 1975 टू 1977 ये इमरजेंसी पीरियड के अलावा भारत के लोकतंत्र में कभी भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आई है। समझ में आई बात? तो इसके अलावा भारत में कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि भारत का लोकतंत्र खतरे में रहा है। इस समय काल में भी लोकतंत्र को जल्दी ही बहाल कर दिया गया। तो ये आप जान लीजिए कि इस क्षेत्र में लोकतंत्र को ही सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है। इस क्षेत्र की जनता लोकतंत्र में ही सबसे ज्यादा विश्वास करती है और ऐसा विश्वास इसलिए करती है क्योंकि भारत में इसका असर दिखाई पड़ता है और कोई भी अंधा नहीं है। सबको दिखता है कि लोकतंत्र होने से देश के विकास में, जनता के विकास में क्या फर्क पड़ता है। जनता का विकास किस प्रकार से होता है, जनता की राजनीतिक स्वतंत्रता कितनी होती है, इन सब चीजों को जनता भी, दूसरे देशों की भी जनता देखती है और इस चीज को अप्रिशिएट करती है कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और बहुत ही निष्पक्ष है। पूरी दुनिया, इस क्षेत्र के तो सभी देश इस चीज को मानते हैं और मैं भी ये मानता हूं कि भारत के लोकतंत्र को बहुत अच्छी मजबूती प्रदान करी गई और भारत की जनता बहुत अच्छे से अवेयर है अपने हकों के प्रति। इसलिए भारत का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत और सशक्त है और भारत की सेना कभी भी भारत के लोकतंत्र को कोलैप्स करने की कोशिश नहीं करती, पाकिस्तान की तरह और ना ही बांग्लादेश की तरह। तो इसलिए हमारे देश का लोकतंत्र सबसे बेहतरीन लोकतंत्रों में से एक है। तो इस क्षेत्र के जितने भी बड़े देश हैं, सातों के साथ लोकतंत्र को फेवर करते हैं और ये सर्वेक्षण आप देख सकते हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा कि ज्यादातर लोगों ने लोकतंत्र को ही सपोर्ट किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में और विस्तार से समझेंगे आगे के विषयों को। जय हिंद, जय भारत।